हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो दोस्तों दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों 2-3 क्लास हो चुकी है, आज नेक्स्ट क्लास है और 33 नंबर क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट होनी है। दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है सामान्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की नैक NAAC कार्यविधि किसका उदाहरण है। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन। सामान्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की NAAC कार्यविधि किसका उदाहरण है। या दोस्तों नैक कैसे बोल सकते हैं, नैक इसमें पहला ऑप्शन है गुणवत्ता नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों गुणवत्ता आश्वासन और चौथा ऑप्शन है गुणवत्ता निरीक्षण। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण। किसी चीज़ को नियंत्रण नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों जो नियंत्रण शब्द है एक नकारात्मक शब्द है। किसी चीज़ को नियंत्रित करना, गुणवत्ता नियंत्रण मतलब गुणवत्ता को अगर नियंत्रित करेंगे तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। गुणवत्ता को तो और उभारना या बढ़ाना होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। गुणवत्ता निरीक्षण ये भी नहीं होगा। पहला और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दोनों लगभग सेम अर्थ दे रहे हैं। नियंत्रण प्रबंधन मतलब वही बात, तो ये भी ऑप्शन कट गया दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा गुणवत्ता आश्वासन। अब दोस्तों गुणवत्ता आश्वासन क्या होता है। शिक्षा क्षेत्र में जो गुणवत्ता आश्वासन का अर्थ लिया जाता है दोस्तों, वो दोस्तों दक्षता, समता, समता का मतलब यानी इक्विटी, इसको बनाए रखने और सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब गुणवत्ता आश्वासन का ये अर्थ होता है। और दोस्तों इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, मूल्यांकन, निरीक्षण, छात्र मूल्यांकन, ये सभी दोस्तों गुणवत्ता आश्वासन में शामिल है। तो सामान्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की नैक कार्यविधि किसका उदाहरण है, गुणवत्ता आश्वासन। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फेओल द्वारा सुझावित प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सी POSD ORB POSD RB का अंग नहीं है। ये दोस्तों लिखा हुआ है POSD CORB का अंग नहीं है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक बार। फेओल द्वारा सुझावित प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा POSD CORB का अंग नहीं है। दोस्तों ये याद करने वाला क्वेश्चन है। मतलब फेओल एक स्पेसिफिक नेम दिया जा रहा है, या तो इन्होंने जो दिए हैं POSD CORB के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं, ये बताना है दोस्तों। POSD CORB होता क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, योजना बनाना होता है, समूह बनाना होता है, निर्देशन करना होता है POSD CORB का। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी व्यावसायिक प्रक्रिया में को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए। अब इसमें बताना है नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग यानी समन्वय और नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, मतलब हिंदी में दोस्तों नियंता और समन्वय। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग। चौथा ऑप्शन दोस्तों कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग। तो यहाँ हमें नेगेटिव बताना है, नहीं है, मतलब कोई 3 सही एक नहीं है तो उसको बताना है। तो जैसे पहला है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, समन्वय और नियंत्रण। फिर दूसरा है कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो दोस्तों ये दोनों हैं, तीनों, मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमारा जो हो जाएगा सही है, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग। जो POSD CORB का अंग नहीं फोल द्वारा, वो है कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग यानी नियंता और सहयोग। आपको जब ये सहयोग शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बाकी तीनों दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग ठीक है भाई, कमांडिंग ठीक है, लेकिन सहयोग कोऑपरेटिंग नहीं है दोस्तों इनके उसमें, फोल के उसमें। उम्मीद करता हूँ आप सही समझ पाएंगे। तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने सामान्य शिक्षा परिषद के लिए किस कार्यप्रणाली की अनुशंसा की है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों एक्रेडिटेशन प्रत्यायन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग यानी अकादमिक मानक निर्धारण, तीसरा ऑप्शन फंडिंग, चौथा ऑप्शन है रेगुलेशन यानी विनियमन। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा एक क्लास में। तो यहाँ पर किस चीज़ की अनुशंसा की गई है, तो ये है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। मीन्स दोस्तों इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अकादमिक मानक निर्धारण। राष्ट्रीय यानी एनईपी 2020 में सामान्य शिक्षा परिषद के लिए अकादमिक मानक निर्धारण की अनुशंसा की गई है। फंडिंग कोई मतलब नहीं दोस्तों, रेगुलेशन इसका कोई मतलब नहीं, प्रत्यायन का कोई मतलब नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों एनएबीटी के अंतर्गत प्रत्यायन योजना में किसकी गुणवत्ता सम्मिलित है? एनएबीटी में के अंतर्गत प्रत्यायन योजना में किसकी गुणवत्ता सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों पूर्व प्राथमिक विद्यालय अभिशासन, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय अभिशासन, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय अभिशासन और चौथा ऑप्शन है विद्यालय अभिशासन। तो दोस्तों ये पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर बता देता हूँ दोस्तों। जो पूर्व प्राथमिक है दोस्तों, तो ये कक्षा 1 से पहले की बात की जा रही है, यानी जैसे आप लोगों ने जानते होंगे पीजी, एलकेजी, यूकेजी जो होता था, तो ये पूर्व प्राथमिक है। प्राथमिक तो 1 से 5 होता है और माध्यमिक 6 से 8। अब यहाँ पर विद्यालय की बात की जा रही है तो ये तो सामान्य हो गया। तो एनएबीटी के अंतर्गत प्रत्यायन योजना में किसकी गुणवत्ता सम्मिलित है दोस्तों, ये बताना है हमें। पूर्व प्राथमिक की, प्राथमिक की या माध्यमिक की या विद्यालय अभिशासन। ये दोस्तों एनएबीटी है, ये क्या काम करता है, जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनको कुशलतापूर्वक चलाने के लिए पूरे देश में, मतलब ये पूरे देश लेवल की एक एजेंसी है या कोई मतलब संस्था मान लीजिए है, जो उस पे कार्य करती है शैक्षिक कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक नहीं, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विद्यालय अभिशासन। अब विद्यालय अभिशासन में भाई सभी आ जाएंगे, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। अब यहाँ पर स्पेसिफिक बताया जा रहा था कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक नहीं, सभी के लिए दोस्तों। तो विद्यालय में सभी आ गए, क्योंकि विद्यालय में कुछ पता तो नहीं चल रहा भाई कि माध्यमिक की बात की जा रही, प्राथमिक की या 9th 10th या 11th 12th। तो दोस्तों विद्यालय अभिशासन चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग 1994। मतलब दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन मिल गया है कि मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग कब आया था, तो 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निःशक्तता की परिभाषा के रूप में नहीं देखा जाता है? दोस्तों ये जो वर्ड नहीं वाला है इसको ध्यान से देखना पड़ता है, मतलब पेपर में ध्यान से देखिएगा आप सभी। हालांकि क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं नहीं देख पाते हम लोग और सही वाला लगा देते हैं, और जबकि सही 3 होते हैं और एक गलत दिया गया होता है, तो उसे हमें ढूंढना होता है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में हो जाता है दोस्तों ऐसा। पहला ऑप्शन दोस्तों मतलब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निःशक्तता की परिभाषा के रूप में नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। अब तो दोस्तों निःशक्तता का मतलब अगर आप ना समझ पा रहे हो तो इसकी इंग्लिश देख लीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी। अब एबिलिटी का मतलब दोस्तों योग्य होता है, डिसेबिलिटी का मतलब किसी न किसी चीज़ में कमी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम। निःशक्तता का मतलब उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। पहला ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता में कमी, दूसरा ऑप्शन है शरीर के अंग का ह्रास, यानी मतलब दोस्तों कमी या नुकसान। कमी यहाँ होगी दोस्तों, शरीर के अंग के कोई चीज़ खराब है या कोई चीज़ पूरी डेवलप नहीं हुई है। तीसरा ऑप्शन है कोई स्थिति कौमा जो व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चौथा ऑप्शन है भावनात्मक तनाव। तो दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कैसे हम ऑप्शन को चूज करेंगे आसानी से। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निःशक्तता यानी डिसेबिलिटी
की परिभाषा के रूप में नहीं देखा जाता। तो दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता में कमी, तो ये तो मतलब डिसेबिलिटी है, तो इसको देखेंगे तो मतलब ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, पहला गलत। ये है लेकिन यहाँ नहीं देखा जाता है, तो हमें नहीं वाला बताना है, लेकिन ये है पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप सही समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, जिसमें नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं है, तो उसमें कोई 3 होते हैं और 1 नहीं होता, तो उसे बताना है आपको। अब दूसरा ऑप्शन भी शरीर के अंग की कमी, मतलब शरीर में कोई कमी, तो यहाँ पे भी कमी की बात की जा रही है, डिसेबिलिटी नज़र आ रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन रियल में ये है कि परिभाषा के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि नहीं देखा जाता है। बाकी एक कोई है नहीं देखा जाता। तीसरा ऑप्शन है कोई स्थिति जो व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन भावनात्मक तनाव। यहाँ पर दोस्तों डिसेबिलिटी की बात की जा रही, और यहाँ पर पूरी तरह से मस्तिष्क में सोचने की शारीरिक बात नहीं कही जा रही, मतलब भौतिक रूप से कोई चीज़ कमी नहीं दिखाई जा रही, यहाँ पर भावनात्मक मस्तिष्क में। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर बात की जा रही कोई स्थिति जो व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कोई स्थिति, कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जो व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है, ये बात सही है। लेकिन अब मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा हमें कि चौथा ऑप्शन भावनात्मक तनाव क्यों लिया गया है, क्योंकि दोनों ऑप्शन का अर्थ लगभग एक नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसमें लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है चौथा ही, तो चौथा ही आंसर सही होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, आईसीएफ प्रतिमान निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है। आईसीएफ प्रतिमान निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब किस डिसेबिलिटी पर ये ध्यान केंद्रित करता है कौन, आईसीएफ प्रतिमान। पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप एवं भागीदारी पे, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सकीय विवरण पे, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सक का परामर्श, चौथा ऑप्शन है मनोचिकित्सक का परामर्श। तो दोस्तों किस बात पे ध्यान केंद्रित करता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आईसीएफ। क्या है दोस्तों, तो आईसीएफ जो दिव्यांगता, पहले विकलांग वर्ड यूज किया जाता था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है। तो दोस्तों आईसीएफ जो है ये मॉडल है, मतलब इसको इंग्लिश जो प्रतिमान की होगी मॉडल होगी। तो आईसीएफ मॉडल दिव्यांगता की गतिविधियों और उनकी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रियाकलाप एवं भागीदारी। चिकित्सीय विवरण से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।